सभी प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पीजीटी की प्रिपरेशन तो आप कर ही रहे हैं, साथ ही में आप टीजीटी को भी तैयार करें। टीजीटी दो भागों में डिवाइडेड है कि टीजीटी जब आप प्रिपरेशन करेंगे और टीजीटी साइंस का अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो उसमें केमिस्ट्री का एक अपना रोल है। कहने का तात्पर्य यह है कि केमिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट टारगेटिव और यू कैन से कि स्कोरिंग पार्ट ऑफ द टीजीटी साइंस। यानी कि अगर हम टीजीटी साइंस की बात करते हैं तो उसमें आपको दिखाई ये देगा कि भाई ये बहुत ही स्कोरिंग है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसको स्कोर आप कर सकते हैं। मतलब साइंस के टोटल अगर इस स्कोर को बढ़ाना चाह रहे हैं तो फिर आपको केमिस्ट्री पर यानी फिजिक्स पर तो कमांड आप करते ही करते हैं, साथ ही साथ आपको केमिस्ट्री पर भी जबरदस्त कमांड करना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों के साथ साथ आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो थोड़ा इसको ज्यादा आप वैल्यू दे दीजिए, इसको थोड़ी ज्यादा वैल्यू दे दीजिए और इसको थोड़ा सा आप कम दे दीजिए तो आप पार हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने फिजिक्स पर वैल्यू ज्यादा दी और केमिस्ट्री को कम समय दिया तो सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हमें बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाता है। इस बात का भी हमें बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, बात यहाँ पर है कि आखिरकार पीजीटी केमिस्ट्री की और टीजीटी केमिस्ट्री की जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उस समय हमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ऐसा मैं मानता हूँ और ऐसा मैं जानता हूँ। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जो पॉइंट हमारा फिजिक्स में हो वही हमारा केमिस्ट्री में हो, ऐसी बातों पर भी हम ध्यान में रखते हुए केमिस्ट्री के और फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स जो है बहुत कॉमन है, जो बिल्कुल आप परफेक्ट मान के चलिएगा कि उन पर भी हमारी नजर बन जाती है। तो चलिए साथियों, तो हम लोग इसके रिवीजन को आज केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट रिवीजन को आज लेकर के चल रहे हैं। तो हम जो शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक, उसका नाम है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आखिरकार क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा, यानी कि सबसे पहला प्रश्न ये है कि क्वेश्चन किस लेवल के इस बार आएंगे। क्वेश्चन क्वेश्चन का क्वेश्चन का लेवल इस बार क्या होगा, पहला तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही ये है। दूसरा ये है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो एवरेज है उसमें क्या कंडीशन चलेगी। तो यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के हम लोग देखें, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं, यानी कि रेंज क्या जानी चाहिए क्वेश्चन की, उस पर भी हमारी चर्चा आपके साथ में रहेगी। तो मैं चाहता हूं कि आप एकदम अप टू द मार्क इसमें नंबर प्राप्त कर पाएं और मैक्सिमम नंबर वो पाएं जिनकी आपको बहुत उम्मीद है। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं अपने इस आज के इस प्रोग्राम की, जो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों को लेकर के चलेगा। तो हम चलते हैं अपनी इसी कहानी को लेकर के आगे। बहुत ही जबरदस्त वीडियो है, आज जरूर देखिएगा और छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपके ये बहुत ही काम आने वाली है। नंबर वन, सबसे पहले हम बात करते चल रहे हैं, अगर हम टू द पॉइंट बात करें तो आपको यहां से बताऊंगा कि केमिस्ट्री में आपको नंबर वन, क्योंकि केमिस्ट्री की ही बात कर रहे हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चंस की भी बात कर रहे हैं, कहां पर जाने वाला है। एक तो सबसे पहले अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर से चलते हैं, सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर पर अगर हम लोग डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि जिनसे क्वेश्चंस पूरे आने की संभावना है, वो आपका नंबर वन यहाँ से बोहर का मॉडल है। यानी कि बोहर्स मॉडल पर 100% क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे कि बोहर मॉडल में से हमें ये क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। क्योंकि बोहर मॉडल बहुत ही अपने में इंपॉर्टेंट है और अपने चीजों को भी समेटे हुए है, तो बोहर मॉडल पर क्वेश्चंस आपको जरूर कर लेने चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। और साथ ही साथ मैं कहूंगा कि बोहर मॉडल के जो मेन पोस्टुलेट्स हैं, यहाँ पर बोहर मॉडल के जो पोस्टुलेट हैं वो आप देख सकते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ तो पोस्टुलेट्स से क्वेश्चन बनेंगे, और पोस्टुलेट्स में
एक चीज आपकी जरूर हो सकती है जो संभावित है पोस्टुलेट्स की, वो क्या हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स हुज एंगुलर मोमेंटम MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, यानी इक्वल टू ग्रेटर देन NH अपॉन 2 पाई, जहां पर इलेक्ट्रॉन का जो अगर मैं देखूं तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो किसके बराबर हो, NH अपॉन 2 पाई के बराबर हो, इलेक्ट्रॉन उसी में रिवॉल्व करेगा। इस पर क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरा आ सकता है कि जो ऑर्बिट है यानी कि एनर्जी लेवल की भी इसमें से बात की जा सकती है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण पॉइंट है ये दोनों, इनको आप पढ़ करके आगे चलिएगा बोहर के मॉडल में। चाहेंगे तो आपको ये सब चीजें हम अवेलेबल कराएंगे। दूसरी चीज ये है कि यहीं पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है उसका नाम है, बोहर मॉडल के साथ साथ क्वेश्चन अक्सर देखा गया है, हाइजनबर्ग हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर भी क्वेश्चन निश्चित आने वाला है और 100% आएगा। ये बात आपको नोट करके रख लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, यहाँ पर एम डेल्टा वी हो सकता है, इज इक्वल टू ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई के बराबर हो जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस फार्मूले पर तो निश्चित तौर से साथियों क्वेश्चन आने वाले हैं और क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाएंगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल 100% क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तीसरा पॉइंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा पॉइंट जो है वो आपसे जो क्वेश्चन बनेगा वो है क्वांटम नंबर का। देखो भाई, क्वांटम नंबर पर क्वेश्चन तो निश्चित है कि भाई क्वांटम नंबर से क्वेश्चन आना ही आना है और तय है कि निश्चित आएगा। इस पे आप रोक नहीं पाएंगे क्वेश्चन को, समझ लीजिएगा। यहाँ पर जितने भी तरीके के क्वांटम नंबर हैं, नंबर 1 अगर हम कहें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक आपका जो नंबर है वो कौन सा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है एक, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नंबर 2, एजीमुथल क्वांटम नंबर को आपको याद रखना है कि भैया एजीमुथल क्वांटम नंबर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों क्वांटम नंबर पर बेस क्वेश्चन आप बिल्कुल बेफिक्री के साथ में तैयार कर लीजिए। 100% क्वेश्चन आपको मिलेगा, यहाँ से रिवाइज कर लीजिए। जैसे कि अक्सर इस पर जो बेस क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या बनाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एन दे दिया, यहाँ एल दे दिया, यहाँ पर मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं एन दे दिया, यहाँ एल दे दिया, यहाँ एम दे दिया, यहाँ एस दे दिया, ये वैल्यूज आपको दे दें। और यहाँ पर जो वैल्यू लिखी गई वो लिखी गई कि भाई एन अगर 2 है तो क्या एल यहाँ पर 0 पॉसिबल हो सकता है, एम हो सकता है, ये प्लस हाफ वैल्यू पॉसिबल हो सकती, संभावना है कि नहीं है। इसी तरीके से नीचे फिर एन 3 दे दिया, एल की वैल्यू भी 3 दे दी, एम की वैल्यू मान लेते हैं 1 दे दी और एस की वैल्यू यहाँ पर प्लस की हाफ दे दी, क्या संभावना, या माइनस भी हाफ लगा दिया, संभावना है। इसी तरीके से यहाँ 1 दे दी, यहाँ पर वैल्यू भी आपकी 2 दे दी, यहाँ 0 दे दी, यहाँ प्लस माइनस हाफ दे दी। इसी तरीके से यहाँ पर वैल्यू 4 दे दी, यहाँ पर वैल्यू 3 दे दी, यहाँ पर वैल्यू आपकी 4 दे दी, यहाँ पर प्लस माइनस हाफ। तो आप जानते हैं कि ये वाला आंसर जो फर्स्ट वाला सेट है ये हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पर एन जब 2 होगा तो एल एम 0 हो जाएंगे, पॉसिबल हैं, और एस की वैल्यू प्लस माइनस हाफ वैल्यू संभव हो सकती है। तो इस पर क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना मैं आपको बता रहा हूं है। तो आप इस क्वांटम नंबर को भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहीं पर अगर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आइसोटोप्स की प्रिपरेशन भी आप जरूर कर लीजिए कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं और आइसोटोन्स क्या होते हैं। आइसो
टोन्स क्या होते हैं और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए यहीं पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज क्या होते हैं। इन पर भी आप पूरी प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कर लीजिएगा, क्योंकि ये इनमें से भी एग्जाम्पल अक्सर इनकी अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होता है कि भाई इनके एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं कि कौन इसके अंदर क्या है, कौन आइसोटोप है, कौन आइसोबार है, कौन क्या है, ये पूरा खूब डिटेल में पूछा जा सकता है, संभावित है। तो इसको अच्छे से आप प्रिपेयर दोस्तों कर लीजिएगा, रिवीजन करिए हमारे साथ में। आज आज हम आपको बहुत सारी चीजों से जो है वो रूबरू कराते चलेंगे, आपको अच्छा भी लगेगा और साथ ही साथ आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि ये प्रिपरेशन आपके लिए बहुत ही आवश्यक होगी और बहुत जरूरी प्रिपरेशन मानी जाएगी। इसी के साथ एक टॉपिक आपको पता होगा कि भाई हमको रेडियो एक्टिविटी में एक क्वेश्चन संभावित है कि रेडियो एक्टिविटी में भी हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये रेडियो एक्टिविटी में क्वेश्चन किस पॉइंट पर पूछा जा सकता है? सबसे पहला काम है कि नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा, नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स की कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। नंबर टू, आप जो है वो हाफ लाइफ जरूर याद कर लेना, हाफ लाइफ का फार्मूला, हाफ लाइफ का फार्मूला आप याद कर लेना, हाफ लाइफ का फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। और नंबर तीन, फिजन और फ्यूजन का डिफरेंस जरूर पढ़ लेना। फिजन और फ्यूजन, फिजन और फ्यूजन का डिफरेंस आप जरूर पढ़ लीजिएगा, जो एग्जाम में आपके बहुत काम आएगा। यहाँ से ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% श्योर है कि ये आना ही है। तो मैं कहूँगा कि आप इसको ध्यान से बिल्कुल अच्छे ढंग से पढ़िएगा, छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं किसी भी कीमत पर, ठीक है ना। इसी के साथ अगर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में चलते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल, ये दो चैप्टर भी आपके लिए जो टीजीटी लेवल पर है बहुत जबरदस्त है। यहाँ से जो अक्सर क्वेश्चन नोट किया गया है वो क्या हो सकता है क्वेश्चन, वो आपने नोटिस किया होगा। एक तो हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन बिल्कुल संभावित है कि हाइब्रिडाइजेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस आप जरूर कर लीजिए। मेनली जो पूछी जाती है वो हाइब्रिडाइजेशन आपकी यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन है, नंबर टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, नंबर थ्री sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, नंबर चार sp3d है और नंबर पाँच आपकी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। इनमें एग्जाम्पल्स तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, यानी इनके एग्जाम्पल्स जरूर पढ़िएगा। एग्जाम्पल्स के साथ में आपको एंगल भी पता रहना चाहिए कि भाई एंगल क्या है, और खासकर जो क्वेश्चन जरूर सटीक बैठता है वो शेप के ऊपर बैठता है, तो शेप पर भी आप पूरा फोकस करते रहिएगा। तो आपको यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन पर फोकस कर लेना है। नंबर टू, हाइब्रिडाइजेशन के बाद एक आपका डाइपोल, डाइपोल मोमेंट तो बहुत ही आवश्यक है कि भाई आप डाइपोल मोमेंट जरूर पढ़ लें। डाइपोल मोमेंट का इसमें एक हाइब्रिडाइजेशन में एक चीज और याद रखिएगा, v इज इक्वल टू, आपको अगर फार्मूला याद है तो यहाँ पर आप याद रखिएगा h इज इक्वल टू हाफ, नहीं ठीक है, हाफ ब्रैकेट में v प्लस m माइनस सी प्लस ए से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसका फार्मूला आपको जरूर पता रहे। ये आपका डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू ई इंटू डी होता है, यानी कि म्यू इज इक्वल टू ई इंटू डी। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। अगर मॉलिक्यूल पोलर होगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा बहुत गंभीरता के साथ, अगर म्यू की वैल्यू 0 आती है मॉलिक्यूल आपका नॉन पोलर हो जाता है। म्यू की वैल्यू अगर 0 नहीं आती है तो मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाता है, पोलर हो जाता है। ये जो डाइपोल मोमेंट है किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी के साथ साथ उसकी शेप को भी जरूर बताता है। जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का ये मॉलिक्यूल है और इस कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में दोनों तरफ फोर्स लग रहा है, तो म्यू यहाँ पर जो है वो 0 हो जाएगा, यानी कि मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर है। अगर मान लीजिए ये हमने ऑक्सीजन लिया, ये हमने हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा। म्यू की वैल्यू लगभग 1.85 जो है कूलम मीटर होती है। तो इस तरीके से डीवाई भी बोलते हैं। तो ये चीजें आपको जरूर पता रहें, तभी एग्जामिनेशन में बेनिफिट आपको मिलेगा।
बहुत ही सुपर मेथड, सुपर मेथडोलॉजी के साथ में हम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। यहीं पर एक जो सुपर इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो भी एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। जैसे हमने आपको बताया कि हाइब्रिडाइजेशन हो गई, डाइपोल मोमेंट हो गया। यहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी क्वेश्चन संभावित हैं कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्वेश्चन बन सकते हैं, और संभावना पूरी है कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दो तरीके की, भाई एक तो एग्जाम्पल आपको याद ही है कि पहला एग्जाम्पल आपने HF का देखा होगा, ये आपका HF का एग्जाम्पल है, ये आपका HF का एग्जाम्पल है। उस दूसरा एग्जाम्पल आपने वाटर मॉलिक्यूल का भी देखा होगा कि भाई HOH हो गया, ये आगे भी बॉन्ड बनाएगा, ये भी आगे बॉन्ड बनाएगा, ये भी आगे बॉन्ड बनाएगा, ये HOH ये भी आगे बॉन्ड बना लेगा, ये भी आगे, एंड सो ऑन। वाटर के मॉलिक्यूल इस तरीके से इन सभी मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल है, अमोनिया मॉलिक्यूल के बीच में भी आप देख सकते हो कि भाई NH3 है, तो यहाँ पर आप 3H ऐसे लगा लो, 3H ऐसे, ये भी आगे कंटिन्यू, ये भी आगे कंटिन्यू, ये भी आगे, एंड सो ऑन। ये इस तरीके से H यहाँ, फिर N यहाँ, फिर यहाँ H, फिर यहाँ H, डॉट डॉट डॉट, फिर एस सो ऑन कंटिन्यू करता रहता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। और इसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जो आपके कंक्लूजन्स हैं, और उसमें दो टाइप की है, एक है आपकी इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर, और एक दूसरी आपकी जो बॉन्डिंग है उसका नाम है इंट्रा। इन दोनों को जरूर अच्छे से याद रखिएगा आप। पानी पी लें भाई जरा, आज गर्मी बहुत ज्यादा है ना। तो इंटर और इंट्रा के जो एग्जाम्पल्स हैं, इनको जरूर याद रखना। और एग्जाम्पल्स में खासकर जो नाम पहला आता है वो आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का आता है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का नाम आता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और दूसरा नाम आता है आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल का आता है। तो साहब अगर आप इनको पढ़ रहे हैं, इनको आप समझ रहे हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इन्हीं एग्जाम्पल से क्वेश्चन भी आपको मिल जाना चाहिए, जहां तक मेरा अनुमान है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क चलती रहे, आपकी प्रिपरेशन जबरदस्त चलती रहे, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन सभी क्वेश्चंस को, टॉपिक्स को जरूर करेंगे। दूसरी चीज जो बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट है, जो इसमें आने की पूरी संभावना मुझे दिखाई दे रही है, इसमें से फजान रूल पर क्वेश्चन जरूर आएगा। तो मैं कहूंगा कि आपसे फजान रूल आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। और फजान रूल में आपको खासकर कैटायन के छोटे साइज और एनायन के बड़े साइज से जुड़ी हुई जो प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को जरूर पढ़ लेना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य है प्रॉपर्टीज आप जरूर पढ़ लें कि कब मॉलिक्यूल जो है वो कोवेलेंट करेक्टर में बदल जाएगा, और कब मॉलिक्यूल का करेक्टर जो है वो आयनिक हो जाएगा। इन चीजों पर क्वेश्चन जरूर ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं एग्जाम्पल के तौर पे LiCl को देखें, और साथ ही साथ मान लो NaCl को देखें, तो इसमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ कैटायन का साइज छोटा है, एनायन का साइज बड़ा है। यहाँ एनायन कैटायन भी बड़ा है और एनायन भी बड़ा है, तो कोवेलेंट करेक्टर अगर ढूंढ करके लाओगे, तो ये कोवेलेंट करेक्टर आपको इसमें ज्यादा मिलेगा, NaCl में आयनिक करेक्टर ज्यादा मिलेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस भी संभावित हैं यहाँ से फैजान रूल से, तो आप इनको भी ध्यान रखिएगा। दूसरी और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इसी केमिकल बॉन्डिंग से बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे निकल के आएंगे जो आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे कि रेजोनेंस पर आप जरूर फोकस कर लीजिएगा कि भाई रेजोनेंस क्या है। बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, बॉन्ड एंगल पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड एंगल पर जरूर ध्यान दीजिएगा। बॉन्ड लेंथ पर भी आप जरूर ध्यान दें कि भाई बॉन्ड लेंथ क्या होगी। और इसी तरीके से आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की भी बात करिएगा कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसको भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा। तो मैं तो कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आपने अपने अकॉर्डिंग इस चीज को पढ़ लिया, ठीक है ना। दूसरी चीज मैं आपको जरूर ये बताने की कोशिश करूंगा कि इन पॉइंट से क्वेश्चन आने की भी पूरी संभावना मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी और सबसे लास्ट में एक छोटी सी बात आपसे कहूंगा कि वेस्पर थ्योरी को आप बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। वेस्पर थ्योरी
वेस्पर थ्योरी से क्वेश्चन आना कंपलसरी है। यहाँ पर जो लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन, इस बात का ध्यान देना, इन पर क्वेश्चन पक्का है और आने वाला है। इसमें एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो एक एग्जांपल मीथेन का पढ़ लेना, एक एग्जांपल वाटर का पढ़ लेना, एक एग्जांपल SiCl4 का पढ़ लेना, एक CCl4 का पढ़ लेना, एक एग्जाम्पल अमोनिया का पढ़ लेना। इतने एग्जाम्पल अगर आपने पढ़ लिए तो देख लेना कि निश्चित तौर से पेपर में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यहीं पर मैं आपसे कहूंगा कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को जब पढ़ना तो एक तो आप इसमें सिग्मा और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड को आप पढ़ लीजिएगा, और साथ ही साथ आप यहाँ पर पाई बॉन्ड को भी आप पढ़ लीजिएगा कि ये पाई बॉन्ड क्या होता है। तो मैं कहूँगा कि अगर ये चीज़ें आप ध्यान दे ले रहे हैं और ये चीज़ें आप पढ़ रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका बेनिफिट जरूर एग्जामिनेशन में होगा। ये चीज़ें आप केमिकल बॉन्डिंग से पढ़ लीजिएगा। यहीं पर अगर मैं पीरियोडिक टेबल टॉपिक की बात करता हूँ कि भाई पीरियोडिक टेबल भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो पीरियोडिक टेबल को आप बिल्कुल 100% मान के चलिएगा कि क्या क्या संभावना यहाँ से हमें दिखाई दे रही है वो मैं आपको बताता हूँ। पीरियोडिक टेबल में खासकर नंबर 1, एक तो डायगोनल रिलेशनशिप से क्वेश्चन बिल्कुल रखा हुआ है। डायगोनल रिलेशनशिप को आप जरूर पढ़ते रहिएगा। डायगोनल में जो लिथियम की जो डायगोनल रिलेशनशिप मैग्नीशियम के साथ में है, इसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इस पर क्वेश्चन बिल्कुल 100% पक्का रखा हुआ है। और दूसरा कि अगर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, इनकी जो आपको आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है, इनको पढ़ लीजिएगा। तीसरा पॉइंट ये है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको अगर आप देखो तो इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर आप जरूर पढ़ लीजिएगा, और साथ ही साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी ऑर्डर आप यहीं पर पढ़ करके दिखा दीजिएगा कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। नंबर 4 पर चले आइए, सुपर इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात भी यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ आपको कि इसमें जो सबसे ज्यादा आयनिक रेडियस आयनिक रेडियस और आयनिक रेडियस में भी खासकर मैं आपसे कहूंगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक को आप पढ़ डालना। यहां से आइसो इलेक्ट्रॉनिक जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बचने वाला नहीं है, निश्चित तौर से पूछने वाला क्वेश्चन होगा, इसको आप याद रखिएगा जरूर, ठीक है ना। इसके बाद आयनिक रेडियस के बाद आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पर ये एक टॉपिक जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है और सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन में, ग्रुप्स एंड पीरियड्स की अगर मैं बात करता हूं, ग्रुप्स और पीरियड्स और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन भी निश्चित तौर से आ सकता है, संभावना पूरी है, इसको आप पढ़ डालिएगा। ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ पीरियोडिक टेबल में आप जरूर पढ़ लेना, छोड़ना बिल्कुल मत। और लास्ट में एक चीज है जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हैं, एलिमेंट की कुछ स्पेशल एलिमेंट्स स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं हर पीरियड में, हर ग्रुप में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, उन स्पेशल प्रॉपर्टीज को आप साहब जरूर याद कर लेना, मैं कहता हूं कि आपको बहुत बेनिफिट होगा। जैसे कि नंबर 1 ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को आप पढ़ लेना। जैसे कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को आप जरूर पढ़ लेना, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को आप पढ़ लेना। जैसे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को आप पढ़ लेना, मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। और इसी के साथ अगर आप मैग्नेटिक, रिड्यूसिंग ये सब प्रॉपर्टीज आप पढ़ रहे हैं तो इन्हीं के साथ ऑक्साइड्स के एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स में दो चीजें आती हैं, एक एसिडिक करेक्टर होता है और एक आपका बेसिक करेक्टर होता है, इस पे भी आप पूरा फोकस कर लीजिएगा। तो ये मैंने आपको जनरल बात कही है, और अगर मैं इसी पीरियोडिक टेबल में आगे बढ़ जाता हूं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा एस ब्लॉक के एलिमेंट, पी ब्लॉक के, डी ब्लॉक के, एफ ब्लॉक के, इन सभी एलिमेंट्स की नंबर 1 प्रॉपर्टीज पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। नंबर 2 इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आप ध्यान दीजिएगा कि भाई इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। एक्सेप्शनल जो एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल
एक्सेप्शनल एलिमेंट्स इसमें से कौन है जो अपनी हट करके प्रॉपर्टी शो करते हैं, उस पर गंभीरता से ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि एसपीडीएफ में ही जो प्रॉपर्टी आपको परेशान करने वाली हो सकती है वो प्रॉपर्टी कौन सी हो सकती है, जैसे कि ऑक्साइड्स का नेचर, ऑक्साइड्स हो सकते हैं, हाइड्रोक्साइड्स हो सकते हैं, हाइड्रोक्साइड्स हो सकते हैं, सल्फेट हो सकते हैं, सल्फेट के बाद आपके कार्बोनेट्स हो सकते हैं। इनके आपको ऑर्डर जरूर याद कर लेना है, मतलब ऑर्डर का मतलब हुआ, अगर मैं कहूं इनके ऑर्डर्स को आप जरूर पढ़ लेना, ऑर्डर्स, चाहे वो इंक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग हो, चाहे बेसिक के हो, चाहे सॉल्युबिलिटी के हो, ये। और साथ में जो कंपाउंड्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी कंपाउंड्स इनके अंदर जो आते हैं, उन कंपाउंड्स के नेम, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई ये बताओ कि Zn SO4 को व्हाइट विट्रियोल, कॉपर सल्फेट को आप ब्लू विट्रियोल, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है बहुत सारे नाम हैं कंपाउंड्स के, उनके आप जरूर याद रखिएगा। और दूसरी चीज है कि इनके कंपाउंड के साथ, जैसे फिलोसफर ऑफ वूल इसको बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CaSO4 डॉट हाफ H2O को प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, CaSO4 डॉट 2H2O जिसे आप जिप्सम के नाम से जानते हैं, CaO जिसे क्विक लाइम के नाम से जानते हैं। तो ये सब चीजें आपको छोड़नी नहीं है। इप्सम सॉल्ट अगर पूछा जाए तो भाई MgSO4 को आप इप्सम सॉल्ट के नाम से जानते हैं। तो ये सब चीजें आपको जरूर पढ़ लेनी है और इनको छोड़ना नहीं है। एक आप वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O हो जाता है। इसी तरीके से जो आपका NaCl है, इसकी प्रॉपर्टीज भी, इसका इलेक्ट्रोलिसिस आप जरूर पढ़ लीजिएगा कि Na पॉजिटिव में टूट रहा है, Cl नेगेटिव में वाटर है। इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी कि अगर मैं रेडॉक्स की बात करता हूं, यहाँ पर रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करता हूं, तो यहाँ से जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक माना जाता है टीजीटी के अंदर, वो कौन सा टॉपिक हो सकता है, संभावना क्या है। रेडॉक्स में एक तो ऑक्सीडेशन नंबर को बेटा बिल्कुल सही से पढ़ लेना, ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर किसके पढ़ लेना है, इस पर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। नंबर 1 ऑक्सीडेशन नंबर, एक तो CrO5 का पढ़ लेना, एक H2S2O5 का पढ़ लेना, H2S2O8 पढ़ लेना, H2SO5 का पढ़ लेना। इसी में आप CaOCl2, अब यहाँ क्लोरीन, सल्फर, यहाँ क्रोमियम, यहाँ सल्फर, ये सब आप जरूर ध्यान से सॉल्व कर लीजिएगा। और यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन याद रखना कि भाई सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, एक तो ये ध्यान रखना। और दूसरा, आपको जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अगर आप देखोगे तो उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप नोट कर लेना कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कौन किसका कर सकता है, इसको पढ़ लेना, रिएक्टिव कौन ज्यादा है उसको पढ़ लेना, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किसकी तेज या किसकी कम है इसको पढ़ लेना, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी किसकी तेज है किसकी कम उसको पढ़ लेना। तो ये सब चीजें अगर आपने पढ़ी हैं तो फिर मैं आपको कल आपको रिवाइज करा दूंगा, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि आपको बताऊंगा कि आखिरकार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से क्या चीजें संभावित हो सकती हैं और बहुत ही आवश्यक है आपके टीजीटी एग्जाम के लिए। जितनी चीजें मैं बता रहा हूं इतनी चीजें अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो उम्मीद है आपको बेनिफिट जरूर होगा। तो जो टॉपिक्स हमने आज आपको बताए हैं, इन टॉपिक्स को आप जरूर और ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन में बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपसे जरूर ये कहूंगा कि टीजीटी की प्रिपरेशन जबरदस्त करिए, मस्ती के साथ में करिए। और अगली आपको वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर दूंगा, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं इस पर भी हमारी रहेगी पूरी नजर। इसलिए बने रहिए हमारे साथ पूरे खबर और खबर। तो अगर आप बिल्कुल खबरदार हैं और आपको हर चीज की खबर है, तो आपको एक खबर और दूंगा कि पेपर में इस बार दम जरूर आएगी। इसलिए इससे बेखबर न रहिएगा, इसको आप अपने जहन में उतार लीजिए कि पेपर इस बार बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का रहेगा, और स्टैंडर्ड पेपर में आपको स्टैंडर्ड प्रिपरेशन करनी पड़ सकती है, क्या करनी पड़ेगी, तभी आप अपनी सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, हम आपको फिर मिलेंगे अगली वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिवीजन के साथ में, टीजीटी का सुपर रिवीजन और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।